तालिबान ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम महफूज नहीं है, इसीलिए एटमी साइंसदानों को अगवा किया गया। क्या ये बात दुरुस्त है और ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अपना मामला इंटरनेशनल लेवल पे उठाने का ऐलान कर दिया और साथ ये कह दिया है कि भाई साहब जो अगली मीटिंग होगी मुज़ाकराती वो आखिरी होगी। और साथ उन्होंने कुछ और भी फरमाया। ये कुछ और क्या है ये भी आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और लॉस एंजल्स की आग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब नुकसान 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और आग बुझाने के लिए जेल से लोगों को भी निकाल के आग बुझाने पर लगा दिया गया है। लॉस एंजल्स की आग कहां तक जाएगी ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा हो गई और सज़ा बड़े ही खौफनाक किस्म के जुर्म में हुई। क्या इस जुर्म में और इस सज़ा के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात भी सदका जारिया होती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी, टॉप स्टोरी है हमारी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। तालिबान को एक गलत फहमी है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करके वो पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को ख़तरे में डाल सकते हैं। यही हरकत उन्होंने की भी। उन्होंने 16 पाकिस्तानी जो वर्कर्स थे जो काम करते थे ऐसी जगह पे जहां से यूरेनियम निकलता है उन्हें उठाया। उसमें से आधे तो फौरी तौर पे बाजियाब भी करवा लिए गए और बाकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इंटरनेशनली वो पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का शायद ये प्रोग्राम इतना महफूज नहीं है। लेकिन ये उनसे करवा कौन रहा है, ये पूरी स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब ज़ाहिर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमेरिका, यूरोप और इसराइल की हिट लिस्ट पे इसराइली नहीं चाहते, अमेरिकन नहीं चाहते, यूरोपियन नहीं चाहते कि एक इस्लामी मुल्क हो और उसके पास न्यूक्लियर प्लांट भी हो और वो न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेबिलिटी भी हो और वो एटमी ताकत भी हो। क्योंकि उन सब का ख्याल ये है कि किसी वक्त भी अगर गड़बड़ हो गई या पाकिस्तान मायूस हो गया वेस्ट से तो ये जो एटमी प्रोग्राम है ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। फिर इस दुनिया का हर इस्लामी मुल्क जो वो एटमी ताकत बन सकता है। लिहाजा वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको ट्रिम कर दिया जाए या इसको छीन के रोल बैक करके पाकिस्तान को एक गैर जोहरी मुल्क बना दिया जाए। और इसीलिए तालिबान जो है वो वेस्ट के हाथ में खेल रहे हैं। अमेरिका जो हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर दे रहा है तालिबान को बिला वजह नहीं है। और जो टीटीपी को वहाँ पर रखा गया है उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होते रहें, पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनता रहे, तालिबान गवर्नमेंट भी और साथ साथ टीटीपी भी। और इसीलिए ये साइंसदान, बल्कि वर्कर्स हैं, साइंसदान तो नहीं है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। और इंडिया बहुत उठा रहा है, वो कहते हैं ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो उनके खोगा हो गए और वो भी टीटीपी ने किया और दिन के वक्त कर लिए। तो इस किस्म का इंप्रेशन इसलिए दिया जा रहा है कि एक सवाल उठाया जाए कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो महफूज हाथों में नहीं है और इसे महफूज हाथों में होना चाहिए। अब एक्चुअल सूरत हाल तो ये है कि वहाँ से लकी मरवत से एक जगह से वहाँ पे यूरेनियम निकलती थी। यूरेनियम दुनिया के हर मुल्क के अंदर थोड़ी थोड़ी होती है, किसी जगह बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, किसी जगह छोटा ज़ख़ीरा है। तो पाकिस्तान ने अपने ज़ख़ायर डेवलप किए हुए हैं जहाँ से वो थोड़ी थोड़ी यूरेनियम निकालते रहते हैं। और वो साबित ये करने की कोशिश की जा रही है कि यूरेनियम है और वो टीटीपी के हाथों आ सकती है और टीटीपी जो है उसको अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल कर सकती है और आलमी दुनिया के लिए वो को बदअमनी का पैगाम दे सकते हैं और को मरकज़ बन सकता है अफ़गानिस्तान। अब इसमें फ़र्क मसला ये है कि यूरेनियम इट्सेल्फ कुछ नहीं होती, इसको एनरिच करना पड़ता है और एनरिचमेंट के लिए पूरा एक प्लांट लगाना पड़ता है जो ज़ाहिर है हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो हर आदमी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए दुनिया के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर्स है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है और ये हर मुल्क के बस की बात नहीं है कि वो ये टेक्नोलॉजी इवाल्व कर सकें, डेवलप कर सकें। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो एनरिच भी यूरेनियम हो तब भी वो इतना अफेक्टिव नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर एक बम का मेकनिज़म भी चाहिए, मिसाइल का मेकनिज़म भी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी एनरिच यूरेनियम जो है वो भी किसी और मुल्क के हाथों आ जाए और वो उसका एटम बम बना सके, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए और सिस्टम जो है वो सिर्फ 7 मुल्कों के अंदर है और वो टेक्नोलॉजी भी किसी और मुल्क को कोई मुल्क नहीं दे सकता, उन सब के ऊपर पाबंदी है। तो अगर तालिबान जो है ये सारा यूरेनियम का गार भी उठा के ले जाएं, ये सारे साइंसदान भी वहाँ पे ले जाएं और फिर भी वो एटम बम नहीं बना सकेंगे या कोई ऐसा मोहलक बम नहीं बना सकेंगे जिससे दुनिया को या पाकिस्तान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन
ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो महफूज नहीं है, और ये तालिबान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बार बार इसको बढ़ाया जाएगा और इस टाइप के अटैक्स करके दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन करें। वहाँ पे तो स्टेट इतनी कमज़ोर है कि कोई लोग आते हैं, सड़क के ऊपर बैठते हैं, एक गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोकने के बाद उस गाड़ी को आग लगाते हैं और 17 लोगों को ले जाते हैं। और वो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कौमी असासा हैं, जो यूरेनियम वहाँ से निकाल रहे थे और उसको एनरिच कर रहे थे। तो इस किस्म का इंप्रेशन एक क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मेरा ख्याल है इस टाइप की हरकतें की जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना सिस्टम मज़ीद टाइट कर लिया है। जितने एटॉमिक एनर्जी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन सब को एक सर्टन लेवल पे रख दिया गया और उन्होंने कहा जी आपने इससे बाहर नहीं जाना। तो उनकी सिक्योरिटी का, उनके मूवमेंट का ख़ास तौर पे अब ख्याल रखा जा रहा है ताकि इस किस्म की कोई और ख़बर डेवलप ना हो। तो ये है, और ये तालिबान जो है वेस्टर्न ताकतों के जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट के ख़िलाफ़ हैं उन सब के हाथों में खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। ठीक है, ठीक है। अब नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। जो हमारी अगली स्टोरी है वो जी खान साहब के हवाले से। खान साहब ने जी बम मार दिया, तबाही कर दी है। उन्होंने कहा है जी सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात को ख़त्म करो ना, ये कोई सीरियस नहीं हो रहा है। ये पूरी स्टोरी तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। मज़ीद उन्होंने इल्ज़ामात की एक बौछार कर दी है। इस दफ़ा उन्होंने कहा जी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया उनके खिलाफ और वो ऑपरेशन किया एस्टैब्लिशमेंट ने। उसके बाद वो कहते हैं जी आग भी इन लोगों ने खुद ही लगा दी थी। उसके अलावा जी वो कहते हैं तरसीलात ज़र को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। और उसके अलावा वो कहते हैं जी कि इंटरनेशनल फोरम पे हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के फोरम पे या पाकिस्तान की अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे पा रही। तो पाकिस्तान की दुश्मनी है ये या उनका ये नैरेटिव है? स्टोरी लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब इमरान खान साहब एक साइड पे मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके अंदर उनकी मुज़ाकराती कमेटी है वो आगे बढ़ रही है। साथ इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त देती है कि आप तहरीरी तौर पर भी अपने मुतालबात पेश करते हैं। और दूसरी तरफ वो ट्वीट के ऊपर ट्वीट खड़काई जा रहे हैं और ये जो ट्वीट्स हैं वो हर बार एक नया बहरान पैदा कर देती हैं। इससे पहले उन्होंने अर्दली का एक ट्वीट कर दिया था जिससे उनकी अपनी पार्टी भी खासी परेशान है कि ये इमरान खान साहब ने क्या किया। और अब ये जो नई ट्वीट है इसने नया बहरान पैदा कर दिया। एक तो वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे आवाज़ उठाई जाए। मुझे लगता है कि जो इनका डायस्पोरा है, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो अनकरीब जो इंटरनेशनल फोरम्स है वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्तें दायर करनी शुरू कर देनी है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो चले जाएंगे और कहेंगे जी पाकिस्तान को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि वहाँ पे इतने हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं। और साथ इंडिया मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करेगा। ये देखिएगा यूँ ही ये जाएगा, इस टाइप की कोई मूवमेंट चलेगी तो इंडियन जो लोग हैं वो साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहेंगे जी इनको इंसाफ मिलना चाहिए और पाकिस्तान बड़ा ज़ालिम है। और या देखें एक प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है। तो एक इंडिया की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगी, फिर शायद इसराइल की तरफ से सपोर्ट मिल जाए और वेस्टर्न ताकतें जो इस वक्त पाकिस्तान को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहती हैं, आर्म ट्विस्टिंग करना चाहती हैं इनकी, वो भी फौरी तौर पर सामने आके इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को हवा देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ये जो अगली मीटिंग होगी हमारे मुज़ाकरात की वो आखिरी मीटिंग है और उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए। भाई सवाल ये है कि विदाउट एनी TORs कैसे जुडिशल कमीशन बन सकता है? यानी आपने कह दिया और फौरी तौर पर बन गया तो मुमकिन ही नहीं है। उसकी ज़ाहिर है आपने मोडालिटीज़ तय करनी है और मुझे लगता है कि जो अगला सेशन होगा वो होगा बड़ा खौफनाक। गवर्नमेंट की तरफ से भी रिएक्शन आएगा और उस तरफ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो चढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट उनसे सिंपल एक सवाल करेगी कि ठीक है हम कमीशन बना देते हैं लेकिन उसके TORs तो तय करें ना, उसे करना क्या है। और अगर फ़र्ज़ करें TORs हम तय नहीं करते तो कमीशन फिर कैसे काम करेगा? तो वहाँ पे सवाल उठेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि नहीं जी हमारी ये लास्ट मीटिंग है, आप जुडिशल कमीशन बनाए, अगर नहीं बनाते तो हमारा बाइकाट हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है अगला वाकई फड्डे वाला सेशन होगा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना गंडासा ले कर पहुँचेगी वहाँ पर। और उमर अयूब साहब ज़्यादा बोलेंगे, मुझे लगता है उमर अयूब साहब कड़ाके निकाल देंगे सबको। गंडापुर साहब जो हैं वो दरमियान का रास्ता निकालेंगे, वो चाहेंगे कि डायलॉग चलता रहे, लेकिन उमर अयूब साहब इस बार देखिएगा हाथ से निकल जाएंगे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ फिर खान साहब ने यह भी कह दिया कि जी 9 मई का जो ऑपरेशन था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और चौकियों से पुलिस को फ़ौज को हटा दिया गया था। फिर इन्होंने खुद आग लगाई, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपने जो तनसीबात थी उनके ऊपर आग लगाई। अब दोबारा ये बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब ने ये नैरेटिव दोहराया और इससे पहले जो खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब ने कमिटमेंट कर ली है कि जनाब अब मैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है 2 दिन के बाद उन्होंने ये कमिटमेंट तोड़ दी है और दोबारा वो अपने पुराने हथियारों पर आ गए हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर
गवर्नमेंट ने या इस्टेब्लिशमेंट ने अपने यादगारों के ऊपर आग लगानी थी तो फिर उनके अपने लोग गिरफ्तार होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैसे गिरफ्तार हो गए, और ना सिर्फ गिरफ्तार, उनको सज़ाएँ भी होगी, और सज़ाओं के बाद जिन लोगों को छोड़ा गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी चले गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको हार भी पहना दिए। भाई अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे तो आप इनको ओन क्यों कर रहे हैं? फिर ये आपके वर्कर्स क्यों निकले हैं? अगर आपके वर्कर्स वहाँ पे थे और उनकी तस्वीरें चली हैं, उनकी वीडियोस चली हैं कि ये देखें ये बंदा है जो इस वक्त आग लगा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक आग इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई और साथ आपका वर्कर वहाँ डंडे लेके खड़ा हुआ है और उस आग को हवा दे रहा है? तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर ले कि ये लोग इनके थे या ये इस्टेब्लिशमेंट के थे, और फिर उसके बाद ही फैसला किया जा सकेगा। लेकिन वो इमरान खान साहब जो है ना प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं, और वो अपने कारकुनों को ऑन भी कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जी हमारे हैं ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने आग लगाई। अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जेल के अंदर, और अब वो रोज़ाना की बुनियाद पे ये चांदमारी करना चाहते हैं या बमबारी करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है ना उसको रोकने के लिए मुहिम तेज़ करते हैं। भाई आपने जो कॉल दी है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा उसका इफेक्ट आया कि गवर्नमेंट की रेमिटेंस जो है उसके अंदर इजाफा हो गया। ये याद रखें कि इमरान खान साहब के जो ऊपर नीचे इकदाम हैं अब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के अपने साथी हैं लेकिन वो भी पसंद नहीं कर रहे कि ये क्या तमाशा जी, हम एक कॉल दे देते हैं और उसके बाद ज़ाहिर हम उसके ऊपर पूरे नहीं उतर सकते। दूसरा ये जो रेमिटेंस है, ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट को दे रहे होते लोग तो हो सकता है कोई रोक लेते लोग, ये तो अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे हैं, अपने पार्टनर्स को भेज रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को भेज रहे हैं। तो अगर वो अपने बीवी बच्चों को नहीं भेजेंगे, पार्टनर्स को नहीं भेजेंगे, बिज़नेस जो यहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे पैसे नहीं भेजेंगे, तो ये कैसे चलेगी सूरत हाल? या तो फिर ये जो 1 करोड़ लोग हैं जो फ़ॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं वो सारे ख़ानदान यहाँ से उठा के ले जाएँ वहाँ पर, फिर तो हो सकता है, तो फिर तो रुक सकती है। वरना मुझे नहीं लगता कि इस कॉल के अंदर जान है, और आने वाले दिनों में रेमिटेंस में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस रेमिटेंस में इजाफा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव क्रिएट करेगी कि लोग पाकिस्तान के अंदर सरमाया को ज़्यादा महफूज समझेंगे। तो ये तो रेमिटेंस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं। तो इमरान खान साहब की ये जो कॉल है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। लेकिन अब पार्टी दूसरी तरफ ये कह रही है कि देखें जी जो हमने कॉल दी उसका इफेक्ट 3 महीने बाद आएगा। भाई वो अगले दिन ही इफेक्ट आ जाता है, ये पैसा है, ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसका असर 3 महीने बाद जाहिर होगा। ये वो कैंसर है जो 3 महीने बाद पता चलेगा कि कैंसर का मरीज है बंदा या नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दिसंबर 2024 में 3.07 अरब डॉलर जो है ना इजाफा पाकिस्तान में आए हैं, जो दिसंबर 2023 से 29% ज्यादा है, और पहली तिमाही में ही 33% ज्यादा हो चुका है जो ये माली साल की तिमाही। बिल्कुल सही, ठीक है। और उसमें चौधरी साहब एक चीज जरा मुझे और बता दीजिएगा, उन्होंने कहा उनके 3 कारकुनों ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, ये क्या क्लेम कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, लेकिन अभी तक कोई बंदा सामने नहीं आया। बल्कि हसन न्याजी के बारे में भी कहा जाता था कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर वो अस्पताल एडमिट करवा दिया गया, और उसके बाद वो अपनी फैमिली और पार्टी के साथ राब्ते में नहीं था, जबकि वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ मिलता सबको। कोई ऐसी बात नहीं है। ये इमरान खान साहब का अपना ही ख्याल है, वो खुद ही एक पूरे का पूरी इमारत क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको पब्लिसाइज कर देते हैं कि ये देखें जी ये हमारे साथ हुआ है। लेकिन एविडेंस जब देने की बारी आती तो फिर वो हंस के दाएं बाएं देख के कहते हैं मुझे तो फलां आदमी ने बताया था। अभी भी उन्होंने ये कहा मुझे पता चला फिर ठीक है, ये बता दें जिसने बताया वो कौन है, वो पता चलेगा गंडापुर सामने चलते चलते बता दिया। चले चलते नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है जी लॉस एंजल्स के हवाले से। लॉस एंजल्स, हम बिल्कुल इस चीज़ पे खुश नहीं हो सकते, ये नहीं कह सकते कि किसी मुल्क का या किसी आम आदमी का नुकसान हो रहा है। लॉस एंजल्स अमेरिका का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आग फैल चुकी है, और आग फैली है जी ये 36,000 एकड़ के रकबे के ऊपर। और इस वक्त वहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जो आपको बाकी ममालिक में या कम से कम पाकिस्तान में बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। वहाँ पे इस वक्त अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। मौजूदा सिचुएशन क्या है, कौन कौन उस आग को बुझा रहा है, डिटेल से स्टोरी आपको बता। अब जो हमारा पिछला व्लॉग था उसके अंदर हमने डिक्लेयर किया था कि फिगर्स आए थे अमेरिका की तरफ से कि $50 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन अब ये नुकसान $150 बिलियन तक ये चेंज हो रहा है, फिगर चेंज क्योंकि बड़ी तेज़ी से। और उसकी वजह यह है कि इतनी तेज़ आग है कि उसको बुझाया नहीं जा पा रहा। और दूसरा, अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी आग इससे पहले नहीं नजर आई, और ये जंगल के अंदर लगी हुई आग है जिसने शहर को अपने हिरासत में ले लिया है, और शहर के अंदर धड़ाधड़ जो है वो वहाँ पे हर चीज़ जल जुल के राख हो रही है। और लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, $1 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो डैमेज हो गई हैं। अब तो जो बड़ी मशहूर सड़कें हैं हॉलीवुड की, उनके ऊपर भी आग पहुँच गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हॉलीवुड के जो थिएटर्स हैं वो सब भी आग की लपेट में आ जाएं। और ये अगर हो गया तो एक आइकन था फिल्म इंडस्ट्री का या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, तो वो बड़ा लॉस होगा। तो बहरहाल इस वक्त पूरी अमेरिकन कौम इस पर उदास भी है और वो कोशिश कर रही है कि आग बुझाई जा सके।
गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने जो कैदी थे जेलों के अंदर उन सबको भी निकाल के आग बुझाने पर लगा दिए। तो 30% लोग इस वक्त जो फायर टेंडर्स हैं उनका ताल्लुक जेल के साथ है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर ये रूल है कि जब कोई कैदी जेल के अंदर जाता है तो उसे कोई ना कोई आर्ट सिखाया जाता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फायर टेंडर बनाया जाता है ताकि वो आग बुझा सकें। तो इन्हीं लोगों को निकाल के फिर वहाँ पे भेजा गया है और ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ आग बुझाना जो है जेल से बेहतर है। तो खुशी मना रहे हैं कि चले मेहरबानी इन सब की कि उन्होंने हमें जेल से तो बाहर निकाला, किसी काम पे तो लगाया। और पैसे अलग मिल रहे हैं पर डे के लिए, पैसे अलग मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद $29 पर आवर के हिसाब से, $27 पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। पैसे थोड़ा कम है लेकिन उसके एवज उन्हें खाना, कपड़े वपड़े सब कुछ मिल रहा है, सहूलियात मिल रही हैं। साथ वो उन्हें ये फील भी हो रहा है कि हम इस मुआशरे के लिए कोई कारआमद हिस्सा हैं, कोई कारआमद हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि कोई और लोग जो आग बुझाने के एक्सपर्ट हों वो भी फौरी तौर पर कैलिफोर्निया आ सकते हैं और लॉस एंजल्स आके वो हुकूमत का जो काम है उसके अंदर हाथ बिठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर से बहुत सारे लोग जो वर्कर्स हैं वो आएंगे और आके इस आग को बचाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है इस दुख की इस घड़ी में हमें अमेरिका के लिए ज़्यादा अफसोस भी करना चाहिए। साथ साथ ये जो एक ट्रेंड चल रहा है कि ये जो गज़ा के बदकिस्मत मुसलमान हैं उनकी बद्दुआएं हैं, हो सकता है अल्लाह ताला ने वाकई ऐसा किया हो, लेकिन बहरहाल इस मौके पे किसी शख्स को ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर पूरी कौम उनकी दुखी है और हम अगर यहाँ पे बद्दुआओं का जिक्र करेंगे तो ये उनकी दिल आज़ारी है, उनका दिल मज़ीद टूटेगा। ठीक है, उनके कुछ इक़दाम हैं जिनके ऊपर हम ऑब्जेक्ट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं उनकी और नुक्ता उठाते रहते हैं उनका, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि किसी कौम के अगर ऊपर बुरा वक्त आए तो दूसरे लोग इसे कहें कि क्यों हमने आपको बताया था ना कि बिलाखिर आपके साथ ये होगा। मेरा ख्याल है ये ताने-ज़नी नहीं होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। आखिरी स्टोरी भी अमेरिका से ही हमारे पास आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को सज़ा हो सकती थी 4 साल की, और उन पे इल्ज़ाम क्या था? उन पे इल्ज़ाम ये था कि एक पॉर्न स्टार हैं जिन्हें उन्होंने $1,30,000 दिए थे 2016 में। अपनी कैंपेन जब उनकी हो रही थी कि आपने अपना मुंह बंद रखना है या बोलना नहीं है कि मेरा आपसे क्या ताल्लुक है, इसके हवाले से एक स्टोरी आई है। इनका नाम है स्टीफनी क्लैफर्ड और ये स्टोरी है आपको डिटेल से बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अच्छा, ये वाह यासी स्टोरी मेरी तरफ लेके आ रहे। स्टीफनी के साथ मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी अखलाकियात बड़ी कमज़ोर है। वो इस किस्म की हरकतें पूरी ज़िंदगी में करते रहे। इतनी ज़्यादा ख़वातीन अमेरिका के अंदर उन्होंने उनके ऊपर एतराज़ात किए हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ एविडेंस दिए हुए हैं और तकरीरें की हुई हैं कि शायद ही कोई अमेरिका की हिस्ट्री में कोई ऐसा सियासतदान हो जिसके बारे में इस किस्म के इजहार किए गए हों। तो 2016 में जब वो 45वें सदर बन रहे थे तो उस वक्त ये स्टीफनी के कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह आए, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसने बात करनी शुरू की। तो ट्रंप साहब को ये महसूस हुआ कि अगर ये स्कैंडल आगे बढ़ गया तो फिर मेरी सदारत ख़तरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने अपना एक वकील था, उसके ज़रिए उन्होंने इसके साथ बार्गेन किया और बार्गेन करने के बाद $1,30,000 उसको दिए। लेकिन इसके अंदर गड़बड़ ये है कि ट्रंप साहब ने ये जो $1,30,000 दिए थे वो जो फंड जमा हो रहे थे क्योंकि अमेरिका के अंदर इलेक्शन में फंडिंग होती है, लोग आपको डोनेशन देते हैं, तो वो जो डोनेशन के पैसे थे उनमें से उन्होंने $1,30,000 रुपये निकाल के उसको दे दिए और साथ उसके सामने मद में लिखा कि ये जो कानूनी कार्रवाई थी उसके अंदर खर्च हुआ। अब अमेरिका के अंदर एक पैसा मॉनिटर होता है जब सारे बैंकों से पैसे दिए जाते हैं। आपको पता है कैश वहाँ पे नहीं दी जा सकती किसी को, ना कैश वसूल की जा सकती है, तो आपने बैंक ट्रांसफ़र ही करना होता है। तो जब उसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई कि ये कौन सा बैंक ट्रांसफ़र है और ये कौन सा लॉ एक्सपर्ट है जिसको ये पेमेंट हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया कि जनाब ये लॉ एक्सपर्ट है जिसका नाम स्टीफनी है और ये जो वल्गर किस्म की फ़िल्में होती हैं, जिनसी फ़िल्में होती हैं, उनके अंदर काम करती हैं। तो ये इनका जो लॉ का धंधा है वो फिल्मों के अंदर काम आ रहा है। तो फिर उनके ख़िलाफ़ केस बनना शुरू हो गया, उनके ऊपर केस बना। फिर इस दौरान प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने अपने जजेस ले आए वो, और उसके बाद इस केस को उन्होंने सदखाने में रख दिया। फिर अब दोबारा सदर बन रहे हैं तो केस दोबारा डेवलप हो गया और जज साहब जो है उन्होंने बुला के उन्हें कहा जी कि अमेरिका का कानून ये कहता है कि जब कोई बंदा इलेक्ट हो जाए तो उसको डी-सीट इस तरह नहीं किया जा सकता किसी अखलाकी जुर्म में, लेकिन इसके बावजूद मैंने सज़ा दे रहा हूँ ताकि ये सज़ा याफ्ता कन्विक्टेड जो हैं ये रहेंगे। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जो कन्विक्टेड भी हैं और उनके ऊपर जिनसी जो एक इल्ज़ाम है वो भी लगा हुआ है कि एक पोर्न स्टार को उन्होंने पेमेंट की थी और उनके साथ उनका एक रिलेशन भी था। इस लिहाज से भी ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है जो ये, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो जो अपोजिशन है, जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो मीडिया है,
उनको जब भी प्रेसिडेंट कहेगा तो कन्विक्टेड प्रेसिडेंट कहेगा। मेरा ख्याल है उनके मुंह के ऊपर एक कालक मल दी गई है, और ये जो कालक है ये बड़े अरसे तक डोनाल्ड ट्रंप का पीछा करती रहेगी। मतलब ये रिकॉर्ड पे उनके रहेगा, रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन बस उन्हें सजा नहीं हुई। सजा देखें डिफरेंट किस्म की, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि टैग लगा दिया सारी जिंदगी, टैग लगा दिया। आपने वैसे चौसा पे स्टेफनी देखी हुई? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा ठीक है, चले आपने यकीनन देखी होगी। आज मैं ढूंढ रहा था, तलाश नहीं कर पाया। अच्छा जी, आखिर में चौधरी साहब एक बहुत अच्छी स्टोरी, मोहम्मद आसिफ साहब हैं, ये हमारे स्नूकर प्लेयर हैं, इन्होंने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले भी ये बहुत चैंपियनशिप्स वर्ल्ड लेवल पे जीत चुके हैं, तो हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान। आसिफ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, और ऐसे लोग ही पाकिस्तान को बड़ा पाकिस्तान बना सकते हैं। और ट्रेजेडी ये है कि जो हमारी स्टेट है उसकी हर चीज़ के ऊपर नज़र है सवाए उन लोगों के जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वासफ साहब को बुला के उन्हें एक तो अवार्ड भी दें, उनके लिए ताली भी बजाएं, और अगर मुमकिन हो तो हो की जगह वाह 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 करें वो, ताकि लोग खुश हों। ठीक है चौधरी साहब, ये वो आपने ज़्यादा वायरल करवाया तो प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। नाज़रीन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।